हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जीएस पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 5 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पोस्टमार्टम क्लासेस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड में 60 पार्ट तक पढ़ चुके हैं। हिंदी में हमने 10 पार्ट्स कर दिए हैं और अभी हमारी जीएस की सीरीज में ये हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम प्रतिदिन 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल ही में वैयक्तिक सहायक के एग्जाम पेपर में आए हुए थे। और इन्हीं पैटर्न के हिसाब से आपको दोस्तों जीएस की तैयारी करनी है, क्योंकि जीएस का पैटर्न यूके ट्रिपल एस ने चेंज कर दिया है और काफ़ी अच्छे लेवल की आप जीएस एग्जाम में पूछी जा रही है। तो अगर आपको जीएस में स्कोर करना है 30 में से 20-25, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की अपनी एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक नाम से, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में आपको आने वाले समय में बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी ई बुक्स और उत्तराखंड और हिंदी के कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो अगर आप वो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो निश्चित ही एग्जाम टाइम पे हमारे द्वारा काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज उसमें लॉन्च की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो ऐप आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें और पैटर्न को समझने की कोशिश करें। दोस्तों एग्जाम निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप पैटर्न, यूके ट्रिपल एस कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में आता ही नहीं है आप वो चीजें पढ़ ले। तो एग्जाम में आपको वो पढ़ना है जो चीजें अधिकतर आने के चांसेज हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा दोस्तों कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। जैसा कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस के द्वारा कंप्यूटर का सिलेबस भी ऐड कर दिया गया है और कंप्यूटर से 3 से 4 या 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। और कंप्यूटर से दोस्तों जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें से एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का हर 2 एग्जाम के बाद में रिपीट होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म्स आपको कंप्यूटर के संबंध में जरूर याद रखनी है। 50 से 60 इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स होती है वह सभी। तो देखिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूं, तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है वही पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक की आपकी फुल फॉर्म होती है। इसी के साथ बेसिक कंप्यूटर होता है। कुछ लोग एग्जाम में हो सकता है कि आपसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये क्या होती है? हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी हाल ही में एक आस्की की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। आस्की कोड ASCII, ठीक है, ASCII। आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऐसे ही आपसे अलग अलग फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है। बायस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डीवीडी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई प्रोम की फुल फॉर्म या प्रोम की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। डैक की फुल फॉर्म डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो आपको जरूर याद रखनी है, जैसे कि एल्गोल की फुल फॉर्म एल्गोरिथम लैंग्वेज, एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद करने की कोशिश करनी है। तो पैटर्न ये है, एक फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कंप्यूटर में एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12वां क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हिमालयन यूट्री से निकाला जाता है। तो काफी डीप ये प्रश्न है दोस्तों। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो टैक्सोल जो यौगिक है या कंपाउंड है उसे हिमालयन यूट्री से निकाला जाता है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार सुना होगा, हमारे उत्तराखंड में एक पेड़ कहता है थुनेर का पेड़। थुनेर नाम सुना होगा आपने, कुमाऊं और गढ़वाल में बोलते हैं थुनेर। ठीक है, तो ये थुनेर का पेड़ होता है ना, इससे भी हमारा टैक्सोल प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये थुनेर का वृक्ष है यह भी हिमालयन यूट्री के अंतर्गत आता है। मेनली आप उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि हिमालयन यूट्री को ही थुनेर कहा जाता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हिमालयन यूट्री से निकाला जाता है? तो थुनेर मतलब टैक्सोल। ठीक है, और जो ये टैक्सोल होता है इसका प्रयोग ये दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसमें जीवन रक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, थुनेर इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स से थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक हैं कौन? अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और 89 या 99 के आसपास में इन्होंने ये बुक्स लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी के साथ साथ दोस्तों एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, तो इनकी और भी कई सारी बुक्स हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक तो ये एग्जाम में आ गई, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके साथ में कुछ अन्य बुक्स जो इनसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला है मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स। अगली बुक है इनकी द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। अगला है
इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये भी एक इनकी अच्छी बुक है। और अगली इनकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक्स एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के रूप में फेमस थे, इस कारण इकोनॉमिक्स की इन्होंने कई सारी बुकें लिखी थी। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत फेमस बुक है दोस्तों, मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स हो गया, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री एंड ट्रेड हो गया, और एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। ये सारी बुक्स आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, जो कि है वर्ल्ड वॉर सेकंड से रिलेटेड। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर यानी कि दोस्तों जो हमारे विश्व युद्ध थे वो आपको जरूर याद रखने हैं। कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं अभी तक? 2 विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1939 से लेकर के 1945 तक। तो दूसरे विश्व युद्ध से क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभरे थे? तो अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया दोस्तों, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब से हुई थी? याद रखना आपको, 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 से दोस्तों द्वितीय वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण क्या था? कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि पोलैंड ने उसे डेजिंग का बंदरगाह तथा पूर्वी पोलिस गुलियाग के मार्ग देने के लिए मना कर दिया था। तो युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? 1 सितंबर 1939 से शुरुआत हुई थी। इसी पक्ष में आप ज्यादा चीजें पढ़ लीजिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 को दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का हमारा अंत हो गया था। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके किसके मध्य में हुआ था, ये मैं आपको बताता हूं। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में हमारे कौन कौन से देश आते थे? इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, और फ्रांस हो गया, और रशिया हो गया। इंग्लैंड को आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रशिया। ठीक है, यानी कि रूस। और धुरी राष्ट्र में हमारे कौन कौन से देश आते थे? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान आते थे, जिसमें क्या हो गया? धुरी राष्ट्र हमारे हार गए थे। ठीक है, और मित्र राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीते थे। जिसके बाद दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में प्रश्न यही पूछा गया कि कौन सी महाशक्ति, युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभरे थे दोस्तों? तो अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस उभरे थे। इससे पहले दोस्तों महाशक्तियों में कौन कौन थे? इंग्लैंड, ब्रिटेन और फ्रांस थे। लेकिन द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद में कंडीशन चेंज होगी और अमेरिका और रूस महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। ये फैक्ट्स आपको जरूर नोट डाउन कर लेने। और द्वितीय विश्व युद्ध आप पढ़ लीजिएगा कि 1 सितंबर 1939 को शुरुआत होती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उसके बाद इटली भी अबिसिनिया वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। जापान भी चीन पर हमला कर लेता है। उसके बाद में एक धुरी संधि होती है। उसके बाद में अमेरिका, मित्र राष्ट्र जिसे हम एलाइट्स भी कहते हैं, इनका धुरी राष्ट्र के साथ में युद्ध होता है। और एट लास्ट में दोस्तों इसमें हमारे मित्र राष्ट्र जीतते हैं। और उसके बाद में अमेरिका और यूएसएसआर एक मतलब प्रबल शक्तियों के रूप में उभरकर हमारे सामने आती हैं। ठीक है, और कुल 61 देशों ने दोस्तों इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये भी आपको जरूर नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में अक्टूबर 1945 में युद्ध विराम पर भी हस्ताक्षर हो गए थे। और इसी के बाद में दोस्तों आगे भविष्य में विश्व युद्ध ना हो, इसी कारण शांति की स्थापना के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945, याद रखना आपको ये डेट भी, 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, विश्व में शांति की स्थापना के उद्देश्य हेतु। तो याद रखना दोस्तों आपको द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य में हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे ये भी आपको याद रखना है, और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे आपको ये भी याद रखना है। और महाशक्तियों के रूप में उभरे थे कौन? अमेरिका और यूएसएसआर। आपको ये चीज डायरेक्टली नोट डाउन कर लेनी। देखिए और ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? जर्मनी तो धुरी राष्ट्र में था, कैसे उभर जाएगा? अमेरिका और जापान, जापान भी धुरी राष्ट्र में था, कैसे उभर जाएगा? जर्मनी और अमेरिका ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जर्मनी धुरी राष्ट्र में था। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे आप लोगों से पूछे जाते हैं? तो वर्साई की संधि इसका एक प्रमुख कारण मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ में जर्मनी में आर्थिक संकट पैदा हो गया था, ये भी इसका कारण माना जाता है। इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था हिटलर के समय पे, ये भी इसके कारण ये फिर जर्मनी और इटली थोड़ा सा अपने आप को शक्तिशाली समझने लग गए थे, तो इस कारण भी इसका युद्ध हुआ। ठीक है, और व्यापारिक साम्राज्यवादी देश द्वेष वगैरह वगैरह ये सब कुछ और भी कई सारे रीजन्स थे द्वितीय विश्व युद्ध के। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली याद रख लेने हैं जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क में है दोस्तों कि वर्साई की संधि कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15वां कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो एचडीआई दोस्तों मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई दोस्तों, क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है। यूएनडीपी का गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को, और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको दोस्तों यूएनओ के बारे में बताया था
संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब जिसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये भी आपको जरूर याद नोट डाउन करना है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो एचडीआई रिपोर्ट हमारा यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी का स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। अब एचडीआई की जो दोस्तों 2020 की रिपोर्ट आई है, इसमें उत्तराखंड का, मतलब सॉरी, इंडिया का कौन सा स्थान है 2020 वाली में, 131वें स्थान पर है क्या हमारा इंडिया, ठीक है। और उत्तराखंड की भी दोस्तों हमारी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कब आई थी, या मानव विकास रिपोर्ट कब आई थी, तो 2019 में दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट आई थी, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम 2019 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 2019 की एचडीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का एचडीआई कितना था, यानी कि मानव विकास सूचकांक कितना था, ये था 0.718, क्या था, 0.718 था, ठीक है। और ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब से जारी करता है दोस्तों, तो ये 1990 से प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो एचडीआई रिपोर्ट 2019 में हमारी आई हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड की पहली बार, और एचडीआई था इसका 0.718। और 2019 की एचडीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक, मतलब मानव विकास सूचकांक में सबसे प्रथम नंबर पर कौन सा था, देहरादून, और सबसे अंतिम नंबर पर था दोस्तों कौन सा, टिहरी गढ़वाल। ये भी याद रखना आपको, प्रथम नंबर देहरादून का था और अंतिम किसका था, टिहरी गढ़वाल का था। अब दोस्तों ये मानव विकास जो सूचकांक है, यह अपनी रिपोर्ट में एक तो मानव विकास सूचकांक के बारे में बताता है, जिसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर देहरादून रहा और अंतिम स्थान पर टिहरी रहा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक गरीबी सूचकांक भी जारी करता है। तो अगर बात करें मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अंतर्गत गरीबी सूचकांक में प्रथम स्थान किसका था, वो था दोस्तों उत्तर काशी का, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये अपना एक लैंगिक विकास सूचकांक भी जारी करता है। तो लैंगिक विकास सूचकांक में भी प्रथम स्थान पर कौन था, उत्तर काशी ही था। ये फैक्ट्स आपको जरूर नोट करने हैं, और ये मैंने आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की वीडियो में भी करा चुका हूँ। तो मानव विकास सूचकांक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। 1990 से इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इंडिया वर्तमान में जो 2020 की रिपोर्ट थी उसमें 131वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को आता भी होगा, बेसिक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए, लिनक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, ये तीनों क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि कोबॉल क्या है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कोबॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक हमारी लैंग्वेज है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय लैंग्वेज कहा जाता है। और कोबॉल की नॉर्मली फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्या, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है। और इसका सर्वाधिक जो उपयोग होता है दोस्तों वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है और बिजनेस पर्पज के लिए इस कोबॉल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी भी अलग अलग खासियत होती है कि पैराग्राफ्स होते हैं, सेशन होते हैं। अब कोबॉल लैंग्वेज अगर आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज अगर आपने सीखी होगी तो ये याद है, ठीक है। कोबॉल के साथ साथ ही फोर्ट्रॉन हो गया, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। एल्गोल हो गया, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। पीएलआई हो गया, पास्कल हो गया, लोगो हो गया, ये भी क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कभी कभी आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, कौन सी भाषा नहीं है। तो तीन ऑप्शन आपको उसमें भाषाओं के दे देगा, एक अन्य दे देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से करने हैं। अब बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, देखिए, आपका फोन है, आप एंड्रॉइड फॉर्म चलाते हैं, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म चलाते होंगे, तो ये क्या है आपके, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यानी कि ऑपरेट करने के लिए, जैसे कंप्यूटर को आप ऑन कर रहे हैं, ऑन करने से लेकर ऑफ करने तक वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। यानी कि एक पूरा आप कंप्लीट सेट कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी सिस्टम है वो काम करता है, भले वो कंप्यूटर क्यों ना हो, मोबाइल क्यों ना हो। हम कहते हैं ना आपका मोबाइल कौन से वर्जन का है, एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को प्रचलित मतलब प्रचालन करने के लिए, या जो भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस होती है उनको प्रचालन करने के लिए हर डिवाइस में एक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि उसे ऑपरेट करने का काम होता है। यानी कि इनपुट से लेकर, इनपुट जब आप उसमें दे रहे हैं, इनपुट से लेकर उसमें मेमोरी से लेकर के उसमें इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के बीच में जो भी चीज़ें होती है, मेमोरी मैनेज करने का काम होता है, प्रोग्राम मैनेज करने का काम होता है, वह सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। आप अपने फोन में दोस्तों कहीं पर भी फोल्डर में टच करते हैं तो वो टच होकर वही फोल्डर आपका खुलता है जिस पर आप टच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनपुट दे रहे हैं आप, इंस्ट्रक्शंस हो रही है, मेमोरी सेव हो रही है, उसके बाद में मेमोरी मैनेज हो रही है, और उसके बाद में वो आपका प्रोग्राम मैनेज करके आपका वो आउटपुट दे रहा है। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि आप लोगों को लगता नहीं है कि इसके बीच में इतने सारे स्टेप्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर वाले लेसन में आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यानी कि ऑपरेट करने के लिए आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि क्या क्या, लिनक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ साथ दोस्तों एमएस डॉस, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। एमएस विंडो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है दोस्तों। यूनिक्स, यूनिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यूनिक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। और लाइनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, याद रखना आपको।
अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा विवादित मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में, जो कि हमारा गतिरोध समझौता 1947 में हुआ था, मेनली अगर हम बात करें कि जो जब आपको बताया कि हमारा भारत देश आज़ाद होने वाला था, पाकिस्तान अलग होने वाला था, तो ब्रिटिशों के द्वारा मतलब यहाँ की जो देसी रियासतें थी या जो अन्य राजा महाराजा थे, उनसे कहा गया था कि आप चाहें तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं या आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या आप अलग से भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत हमारा एक क्या होता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट की जो प्रारूप तैयार किया गया था कब, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को इस गतिरोध समझौता या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का, इसे ठहराव समझौता समझौता भी कहा जाता है, का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। तो इस स्टैंड स्टिल समझौते के तहत हमारे दो समझौते हुए थे। पहला तो हुआ था हैदराबाद के निजाम के साथ में, और दूसरा हुआ था दोस्तों जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जो कि हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, किसने किया था, तो आंसर दिया यहाँ पे निजाम ने, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर हरि सिंह भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उस टाइम पे हरि सिंह ने भी इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए थे, और हैदराबाद के निजाम ने तो किए थे, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न ये बनता है कि हैदराबाद के निजाम ने इस स्टैंड एग्रीमेंट पे कब हस्ताक्षर किए थे, तो 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। वहीं हरि सिंह ने कब किए थे, जब जम्मू कश्मीर के राजा थे उस टाइम पे, तो वो किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। इसे ठहराव समझौता भी कहा जाता है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा था कि ये गतिरोध समझौता किस योजना के आधार पर लागू किया गया था, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर यह गतिरोध समझौता या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जारी किया गया था। तो निजाम आंसर है, तो आप निजाम को ही याद करते हुए चलिएगा। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र IOR में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पैसेज एक्सरसाइज आयोजित की थी। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, पैसेज एक्सरसाइज किसके किसके मध्य में होती है, इंडिया एंड रूस, भारत और रूस के मध्य की नौसेनाओं के मध्य में यह एक्सरसाइज होती है, जिसका आयोजन दिसंबर 2020 में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। तो याद रखना उसको, पैसेज एक्सरसाइज किसके किसके मध्य में होती है, पैसेज एक्सरसाइज ये होती है भारत और रूस के मध्य में। कब हुई थी, दिसंबर 2020 में आयोजित हुई थी, और भारत और रूस की नौसेना के बीच में यह जो हमारा एक्सरसाइज थी पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित कराई गई थी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मार्च में पेपर हुआ था, तो 6-7 महीने के करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड के भी करंट अफेयर पढ़ने दोस्तों आपको, और इंडियन लेवल के भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है। तो गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है संधि हमारी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम NPT भी कहते हैं सर। हाँ, NPT भी हम इसे कहते हैं, NPT भी इसे हम कहते हैं। तो याद रखना आपको दोस्तों, क्या, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, तो 1968 में दोस्तों ये संधि हुई थी, और प्रथम देश जिसने इस पे हस्ताक्षर किए थे वो कौन सा था, फिनलैंड था। फिनलैंड प्रथम देश था दोस्तों जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। NPT से कहा जाता है। मुख्यतः दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि जो की गई थी वह विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रचार प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी, यानी कि जो परमाणु हथियारों का एक दूसरे देश से दूसरे देश तक प्रसार होता था उसे कम से कम किया जाए, और उसके साथ ही परमाणु परीक्षण पर भी अंकुश लगाया जाए या कम से कम परमाणु परीक्षण किया जाए। इस कारण परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी। अभी वर्तमान में टोटल 190 देश दोस्तों इस संधि के सदस्य, मतलब इस संधि से जुड़े हुए हैं परमाणु अप्रसार संधि से, ठीक है। और अभी जनवरी 2020 या मार्च 2020 के आसपास में दोस्तों ईरान के कारण यह जो परमाणु अप्रसार संधि है यह चर्चाओं में आई थी, क्योंकि ईरान ने कहा था कि मैं परमाणु अप्रसार संधि को मतलब ये इससे ईरान क्विट करना चाहता था, ठीक है। इस कारण भी ये थोड़ा सा मामलों में आया था। तो परमाणु अप्रसार संधि याद रखना है दोस्तों आपके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, परमाणु हथियारों के प्रचार प्रसार को रोकना, ठीक है, और परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना। वही प्रश्न है कि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्रदान करने से रोकती है कौन सी संधि, यही है परमाणु अप्रसार संधि, क्योंकि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से संबंधित है। तो प्रसार कब होगा, जब एक परमाणु जनित देश किसी दूसरे देश जिसके पास में परमाणु उपकरण नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। अगर सप्लाई नहीं करेगा तो कहां से फिर युद्ध की स्थिति पैदा होगी। तो इसी कारण परमाणु ऊर्जा का मतलब शांतिपूर्ण उपयोग हो, इस कारण परमाणु अप्रसार संधि की गई थी। 190 देश इसके सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 1974 में किया था, और मुख्यतः जो हमारी परमाणु अप्रसार संधि है इसमें अधिकतर वो देश हैं जिन्होंने अपना
परमाणु परीक्षण 1967 से पहले कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा होगा तो हर जगह आपको मिल जाएगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी की लंबी यात्रा, ये आत्मकथा है नेल्सन मंडेला जी की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के कौन थे दोस्तों, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1995 में इनकी ये बुक प्रकाशित की गई थी। और नेल्सन मंडेला जिनका जन्म 1918 में साउथ अफ्रीका में हुआ था और 2013 में इनकी दिसंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, रंग भेद के विरोधी इनको माना जाता है। ठीक है, और काफ़ी भारत रत्न से भी इनको प्रमाणित किया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनका जो प्रमुख आत्मकथा है वो क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे इन्होंने रंग भेद की समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ। ठीक है, इसी के साथ में इनकी एक और बुक है दोस्तों, द प्रिजन लेटर्स ऑफ नेल्सन मंडेला, ये भी क्या है, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन दोस्तों, 10 क्वेश्चन के बारे में आज हमने बात करी और आपको अब लेवल पता चल गया होगा कि क्या है यूके ट्रिपल का लेवल प्रेजेंट टाइम पे, और इसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और इससे पहले की वीडियोज आपको नहीं देखी आपने तो आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आज का आप दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूं मैं कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद आपका।